स्वागत है किरण पैरामेडिकल क्लासेस में। इस क्लास में हम 29वां पेपर, मैं हर एक वीडियो में शुरू में 5 से सेकंड या 10 सेकंड में बोल देता हूँ वीडियो के बारे में कि क्या पूछने वाला हूँ, क्या बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में है जो है लगभग प्रश्न है, इसमें इंटरेस्टिंग प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर का है। ये लगभग मैं 1000 क्वेश्चन का टारगेट रखाऊंगा। साइंस पेपर जो प्रीवियस ईयर है, आपको जो पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं, उस प्रश्न को मैं सलूशन के जरिए आप लोग को वीडियो के माध्यम से जरूर देता हूँ। आज जो है लगभग 290 क्वेश्चन हो जाएंगे, लगभग और 700 क्वेश्चन और बचेंगे। तो इस तरह के वीडियो के साथ देखने के लिए लास्ट तक बने रहिए। अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अगर आपका सोल्यूशन चाहिए तो वीडियो को देखना जरूरी है। चलिए हम आगे चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने ये आ गया। पहला प्रश्न आपको देखिएगा, कह रहा है एम सेल में इलेक्ट्रॉन्स की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 6 होता है, 8 होता है, या 32 होता है, या 16 होता है। पहले तो मैं बता दूं कि मैक्सिमम सेल जो होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल कैसे गिने जाते हैं। तो 2n² का नाम सुने होंगे, ये बचपन में पढ़े होंगे, 9th में ये पढ़ना है और पहले भी उसके पढ़ने हो तो टीचर लोग सिखाए होंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल की जानकारी जो है 2n² के तहत ली जाती है। चलिए, अब सेल के कितने भाग होते हैं? तो एक सेल होता है, K सेल होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक होता है L सेल होता है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक होता है M सेल होता है जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको सवाल का जवाब तो मिल गया होगा। एक होता है N सेल होता है जिसमें 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जो है आपको पूछ रहा था कि M सेल में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आपको M सेल में आपको होता है 18 इलेक्ट्रॉन, यानी बी नंबर ऑप्शन सही है। अब मैं बता दूं कि अगर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल्ड, कोई भी सेल जो होता है 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर सकता, एक दूसरे को शेयरिंग कर सकता है। 8 से अगर कम है तो शेयरिंग नहीं कर सकता है। इस तरह से होते हैं। तो और प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न है जिसमें कहना है कि देखिए ये है, निम्नलिखित में से किस यौगिक का प्रयोग ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है? कौन सा यौगिक इसमें जो है आपको ब्लैक एंड वाइट फोटो खींचने में प्रयोग किया जाता है? तो आपको ये दिया हुआ AgBr दिया हुआ है, AgCl दिया हुआ है जिसे हम सिल्वर क्लोराइड के नाम से जाने जाते हैं। इस तरह से दिया हुआ, सब सारे सूत्र दिए हुए हैं। और Ag ब्रोमाइड दिया हुआ है। तो सिल्वर ब्रोमाइड को हम क्या करते हैं, ये फोटोग्राफी के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, एक सेकंड। चलिए प्रश्न में, तो AgBr जो है ये सिल्वर ब्रोमाइड को यूज किया जाता है ब्लैक एंड वाइट फोटो में। द वर्क ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड ऑन द बेसिस मॉडर्न फोटोग्राफी मटेरियल के रूप में काम करता है। अगर मॉडर्न फोटोग्राफी मटेरियल के रूप में ये उसके बेसिस पे काम करता है सिल्वर ब्रोमाइड। अगर आपको ब्लैक एंड वाइट फोटो चाहिए तो आपको सिल्वर ब्रोमाइड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, AgBr। और ये जो है मॉडर्न फोटोग्राफी के बेसिस के ऊपर काम करता है सिल्वर ब्रोमाइड। चलिए ये हो गया, तो ए नंबर ऑप्शन सही हो गया। चलिए अगला प्रश्न है। अब है तीसरा नंबर, कह रहा है कि आपको देखिएगा तीसरा नंबर यही कह रहा है, जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा नैप्थलीन का मुख्य स्रोत है? नैप्थलीन का मुख्य स्रोत कौन है? जैसे कि यहाँ पे कह रहा है मोथ बॉल्स, कोयला तार, टार कपूर, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन होगा? तो नैप्थलीन जो होता है, नैप्थेनॉल का एक केमिकल फार्मूला होता है जिसे हम कहते हैं C10 और H8। C10 और H8 के हम नाम से जानते हैं। नैप्थेनॉल इज ए केमिकल कंपाउंड, है ना, एक ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड है जिसका फार्मूला ये होता है ना, ठीक है। इसका चिप सोर्स जो होता है, सबसे ज़्यादा चिप सोर्स मतलब कि अच्छा सोर्स जो होता है कोयला का तार होता है। मैं अभी आंसर आ गया, कोल तार लिखेंगे COALTAR, कोल तार। ठीक है, कोल तार इज अ थिक डार्क लिक्विड विच इज बाय द प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ केक एंड टेक गैस, कोक, सॉरी केक नहीं, कोक एक होता है कोयले से ही बनता है, एक होता है कोक गैस होता है जो कोयला के निकलता है, कोयला से ही निकलता है। और नहीं बोलते हैं कोक गैस एंड ये सब का प्रोडक्शन करता है कोयला। ठीक है, इस तरह से। चलिए आगे हम अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। चौथा नंबर प्रश्न क्या है? अब कह रहा है कि यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा अन्य भिन्न है? इसमें से कौन भिन्न है? लोहा भिन्न है,
मतलब सभी में दिया हुआ चारों ऑप्शन दिया हुआ है ना, आपको दिख रहा होगा चारों ऑप्शन दिख रहा होगा। इसमें से चारों ऑप्शन दिख रहा है। जैसे कि आप लोग को चारों ऑप्शन के बारे में बताते हैं, लोहा है जिसमें, तांबा है, पीतल है, इनमें से कोई नहीं। तो चारों ऑप्शन में तो निचला छाट दीजिए। अब बोल रहा है, कह रहा है कि इसमें से तीनों में से कौन भिन्न है। तो आयरन हो गया, है ना, कॉपर हो गया, और पीतल को हम लोग बोलते हैं वार्स। अब बताइए, लोहा में कोई किसी तरह का मिश्रण नहीं है, तांबा में किसी तरह का मिश्रण नहीं है, लेकिन वार्स में जो है, ब्रास में जो है आपको इसमें मिश्रण है। किसका? तो ये कॉपर का मिश्रण है और जिंक का मिश्रण है। कॉपर का, Cu कॉपर का, और प्लस Zn जिंक का मिश्रण है। ठीक है, ये तो है। तो इनमें से सबसे अलग कौन है? पीतल, यानी सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। डेटॉल जो साबुन आप लोग यूज करते हैं, आप लोग नहीं, सब लोग यूज नहीं करते हैं, लेकिन डेटॉल साबुन जो जिसमें होता है एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक यौगिक उसमें रहता है, उसका नाम बताइए। एंटीसेप्टिक यौगिक उसमें क्या रहता है, उसका नाम क्या है? तो मैं सिर्फ नाम बताऊंगा, उसका काम अलग बहुत कुछ होते हैं। ठीक है, तो उसका नाम और फॉर्मूला बताऊंगा। तो ए नंबर ऑप्शन क्लोरोसिक्सनॉल दिया हुआ है, क्रेसॉल दिया हुआ, आयोडीन तो नहीं पाया जाता, बायोमिथिन नहीं पाया जाता। अब दोनों में से दो में से ऑप्शन है, तो ए और नंबर ऑप्शन होगा। इसका सूत्र होता है C8 आपको H9 और C10। ठीक है, C10 इस तरह से सूत्र होते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 6ठा नंबर प्रश्न, जिसमें पूछे जाने वाले बहुत अच्छे प्रश्न हैं, जिसमें बताना है, बचपन से भी पढ़ते आ रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? चीनी को पानी में घोलना एक रासायनिक परिवर्तन है, बर्फ का पिघलना एक रासायनिक परिवर्तन है, दूध में खट्टा होना एक रासायनिक परिवर्तन है। हाँ या ना में जवाब देना था आपको लोग को। और क्रिस्टलीकरण जो है आपको रासायनिक परिवर्तन है कि क्या है इनमें से जो रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन होने के लिए आपको किसी अलग सब्सटेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे अगर दूध की खट्टा होना, जैसे एक केमिकल चेंज है, तो वो अलग सब्सटेंस जो कंबाइन करके बाहर से वो क्या करता है, न्यू सब्सटेंस को बनाता है। जैसे एक बाहर से एक अलग उसमें डाला गया, जैसे दूध हो गया, दूध है और इसमें से हम ला करके इसमें से हम थोड़ा सा क्या कर दिए, और थोड़ा सा हम इसमें से क्या कर दिए, ये दूध है तो इसमें थोड़ा सा हम मान लिया जाए, इसमें मैं कर रहा हूँ, तो इसमें से थोड़ा सा हम दही डाल दिए। तो क्या एक टाइम ड्यूरेशन के साथ इसका जो है शेप और साइज नहीं, उसका जो है आपको लिक्विड था, तो ये क्या हो जाएगा, सॉलिड टाइप का ही लिक्विड जैसा हो जाएगा। लेकिन इसका क्या हो जाएगा, एक केमिकल चेंज हो जाता है, केमिकल चेंजिंग हो जाता है। ठीक है, इस तरह से होता है। चलिए हम उसी पे की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, तो दूध का खट्टा हो जाना एक केमिकल चेंजिंग है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का नाम सुने होंगे। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच वैल्यू क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, उसका पीएच वैल्यू क्या होता था? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का एक्चुअल पीएच वैल्यू 0 होता है। ऑप्शन दिया हुआ 0, फिर दिया हुआ 14 दिया हुआ है। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है? अगला ऑप्शन कह रहा है कि 10 है और 7 है। तो ये सी नंबर ऑप्शन होगा। एक्चुअली में अगर 10 से अगर ज़्यादा 11 दिया हुआ रहता तो 11 हो सकता था, मैक्सिमम वो नहीं, मैक्सिमम इसका अगर जब पीएच वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो 10 पॉइंट क्या होता है, 5 आता है। ये इंटरनेट पे कहीं भी शो करेगा। लेकिन अगर ऑप्शन में 10 दिया हुआ तो 10 ही होगा। अगर 10.5 दिया हुआ रहता 10 नहीं होता, 10.5 होता। इस तरह से ऑप्शन भी चूज किया जा सकता है, लेकिन एक्चुअल में वैल्यू क्या है, ये है। ठीक है, इस तरह से होता है। तो इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड कॉमनली कंपोनेंट मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के साथ यूज किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं 8वां नंबर प्रश्न। ऐसे कहा जाता है प्रश्न में, रबड़, कपड़ा, चमड़ा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग के किस एसिड का उपयोग किया जाता है? कौन से एसिड को सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है? रबड़, कपड़ा, चमड़ा और इलेक्ट्रोप्लेटिंग के उद्योग में किस एसिड का प्रयोग? मेथनोइक एसिड का, मैलेनिक एसिड का, एथेनोइक एसिड का, इनमें से कोई नहीं। तब मैं बता दूं कि ए नंबर ऑप्शन होगा मेथनोइक एसिड का। मेथनोइक एसिड को हम एक और नाम से जान जाते हैं, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक
एसिड के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ऑल्सो नोन एज फॉर्मिक एसिड। इसके इंडस्ट्रियली में इसको सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है, मेथनॉल प्रोड्यूस करता है, ठीक है, इस तरह से। चलिए अगला नंबर प्रश्न है 9वां नंबर प्रश्न। ज़्यादा समय न लेते हुए हम बताते जाते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन गैस का रंग है रंगहीन है? रंग जो हाइड्रोजन गैस का H2 का गैस जो है हाइड्रोजन, उसका रंग कैसा है? हाइड्रोजन का रंगहीन है, काला है, नारंगी है, हल्का पीला है। अब बताना है कि इसमें हाइड्रोजन गैस का जो भी रंग है इसमें क्या है रंग का नाम बताओ। आपको समय देता हूँ। अगर मैं एक और सवाल और करूँ जिसमें मैं बोलूँ कि हवा का रंग कैसा है और पृथ्वी का रंग कैसा है, इसमें अगर सवाल का जवाब कोई यूनिक तरीके से दे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आप इसमें जो है निम्नलिखित में हाइड्रोजन गैस का रंग जो है रंगहीन है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस एक ऐसा गैस है जिसमें कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, नॉन टॉक्सिक होता है। जिससे नॉन टॉक्सिक मतलब इसमें कोई जहर जैसा कोई चीज़ नहीं पाया जाता। हाईली कंसिबल होता है, जो ये सबसे ज़्यादा ज्वलनशील भी होता है हाइड्रोजन, समझे, इसके परीक्षा में चल सकते हैं इसको। तो हाईली ज्वलनशील भी होता है, ठीक है। तो ये जो है ए नंबर ऑप्शन रंगहीन होते हैं, कोई रंग नहीं होता। जैसे पानी का रंग क्या होता है? कोई रंग नहीं होता है, रंगहीन होता है। उसी तरह से इसका भी है। लेकिन पानी में पीला रंग डाल दीजिएगा तो पीला तरह का हो जाएगा। उसी तरह हाइड्रोजन गैस में किसी भी तरह का मिक्सिंग कर दीजिएगा, उसका कलर में कोई इसी तरह का कलर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग पेट्रोलियम की रिफाइनरी की जाती है? जैसे कौन तरह के तकनीक यूज किया जाता है? जैसे इंडस्ट्रीज में अगर हम कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी हैं जिसमें पेट्रोलियम को रिफाइनिंग किया जाता है। जैसे फनल को अलग करना, उस उत्पादन से, वाष्पीकरण से कभी संभव है? नहीं, उस साधन से संभव नहीं है। ये तीनों से नहीं, आंशिक आसवन से संभव है। ये है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से संभव है, ठीक है। तो एक आंशिक आसवन यानी डी नंबर ऑप्शन सही है। अगर इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, अगर मेरे साथ किरण पारामेडिकल क्लासेस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। आपको लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो ज़रूर जुड़े। अगर किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेल और ईमेल अगर करना चाहते हैं, मेल से जवाब चाहिए तो बिहार मेडिकल 360 @gmail.com पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।